हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, ब्लूमबर्ग है, देखिए एक आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेट करती है बेसिकली आपके गवर्नमेंट को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो बहुत इसकी मान्यता है। उन्होंने अभी एक नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बेसिकली आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। एफपीआईज हमें पता है ना, जो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहते हैं, बस शेयर्स में उनको बेनिफिट चाहिए होता है कि हाँ थोड़े टाइम में जो उसके प्राइस में इंक्रीज़ आता है ना, वो एफपीआईज होते हैं। तो उन्होंने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कि यूँ लॉन्च किया कि वो प्लेटफॉर्म ना डायरेक्टली अब आपके आरबीआई का एनडीएसओएम है सिस्टम, उसके साथ लिंक कर दिया है। इससे क्या होगा, एफपीआईज ना डायरेक्टली आरबीआई के उस पे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जा करेंगे उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। उन्हें इधर उधर का ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कहाँ से हम जाकर खरीदें। ठीक है, चलो एनडीएसओएम के बारे में यहाँ जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। 2005 में आरबीआई ने लॉन्च किया था। इसमें सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ना, देखो जो सेकेंडरी मार्केट में लेन देन होता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, एक तो आपका फर्स्ट टाइम इशू हो गया जब पहली बार आरबीआई ने बेचा, उसके बाद मार्केट में लोग आपस में एक दूसरे को बेचते हैं, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो उसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ये सब इसके आपके सिस्टम के थ्रू आप खरीद सकते हैं। चलिए काम कैसे करता है सिस्टम। एक तो देखो सब एनोनिमस होता है इसमें आपको, ठीक है, आपको प्राइजेस दिखेंगे, क्वांटिटीज़ दिखेंगे आपने जितनी लेनी है, लेकिन कौन ट्रेड कर रहा है, बायर कौन है, सेलर कौन है, ये नहीं पता चलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं ना, वो प्राइस का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। देन मैचिंग इसका बहुत बिल्कुल फेयर सिस्टम रहता है। सबसे पहले क्या है कि आपका जो बेस्ट प्राइस होगा वो आपके लिए मैचिंग हो जाएगी उसकी। और मानो अगर किसी भी दो लोगों ने ना, दो कोई भी फर्म्स हैं या कुछ है, उन्होंने सेम प्राइस कोट कर दिया है ना, तो किसको वो ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर उन्हें मिलेगा जिन्होंने पहले दिया था। और सेटलमेंट्स बहुत फास्ट हैं। T+1 में आपका पूरा सेटलमेंट हो जाता है। T+1 हो गया कि अगर मैंने आज कोई ऑर्डर किया है तो नेक्स्ट बिजनेस डे पे आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा, और आपका जो ट्रेड है वो 100% गारंटेड है बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कोई भी रिस्क इस ट्रांजैक्शन में नहीं रहता है जब एनडीएसओएम के थ्रू होता है। चलिए नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने फोरकास्ट रिलीज़ कर दिए। देखो ये जो एडीबी, आईएमएफ, बेसिक आपके बड़े बड़े हैं ना, ये सारे अपने फोरकास्ट रिलीज़ आपके एक साल में ना बहुत बार होते हैं ना, क्योंकि देखो हर महीने कुछ नई चीज़ हो जाती है, उनको लगता है कि नहीं अब शायद इसका फोरकास्ट बदलना चाहिए। तो ना जब भी अपडेट हो अपने के ना एक नोटबुक बना लो, नोटबुक में टेबल ना बना लो, टेबल के आगे एक पहले कॉलम में फर्म लिख लो कि कौन सी एडीबी है या कौन है, आगे लिख लिया करो कितना फोरकास्ट इस साल के लिए, अगले साल के लिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसको अपडेट करते रहा करो। चलो अब ये देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो अगर हम लोग इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 27 का मतलब क्या है, ये जो साल अभी हमारा चल रहा है इसका है ना, अप्रैल 26 से लेके आपके मार्च 23 तक का, तो इसमें क्या है, एडीबी ने कहा है कि FY27 के लिए जो प्रिडिक्शन है उन्होंने कम कर दी है। 6.9 दी थी अप्रैल में, अब उन्होंने 6.6 की दी है। क्यों? क्योंकि वही कि एनर्जी और फ्यूल के प्राइसेस देखो, चाहे हम कह रहे हैं यूएस ईरान के बीच में हो गया है, आपका पूरा साइन हो गया है एग्रीमेंट, बट द थिंग इज़ कि अभी भी फ्यूल के प्राइसेस ऊपर हैं, और उसकी वजह से हाउस होल्ड्स के लिए सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। देन आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने 7.3% ही रखा है कि नेक्स्ट ईयर तक आपका जो है ये सारी इन्फ्लेशन जो है आपके प्राइजेस ऊपर जाने की वजह से फ्यूल और एनर्जी की, वो ठीक हो जाएगी। देन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो FY27 के लिए उन्होंने 5.2% कही है, ये भी उन्होंने बढ़ा दी है। एंड ड्यू टू एक्सपेंसिव ग्लोबल ऑयल, इंडियन रुपी वीक हो रहा है एंड हाई फूड प्राइजेस। FY28 के लिए उन्होंने उसको दोबारा से गिरा के कहा है कि 4% हो जाएगी। देन रीजन के बारे में अगर हम पूरे बात करें, क्योंकि देखो ये एशिया पैसिफिक रीजन को केटर करता है एडीबी जो आपका है, तो साउथ एशियन रीजन के लिए इन्होंने क्या कहा है कि साउथ एशिया का इन्होंने वो भी लो, उनका भी जीडीपी फोरकास्ट लोअर कर दिया पूरे रीजन का, 6.3 से गिरा के 6% कर दिया है। एंड एशिया पैसिफिक के डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें इन्होंने डिक्रीज़ किया है 5.1% से 4.9%। तो देखोगे मोटा मोटा ना सबका इन्होंने कुछ बेसिस पॉइंट्स आपका डिक्रीज़ ही किया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसे हम कहते हैं, वो अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपको पता है निकालता है, तो इन जुलाई 2026 के लिए निकाल दिया है, जिसका टाइटल है ग्लोबल इकोनॉमी इन क्रॉस करंट्स ऑफ वॉर एंड टेक्नोलॉजी। चलो इंडिया के लिए इन्होंने इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.4% से ग्रो करेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में,
और इन्होंने भी जो अप्रैल में दिया था उससे घटाया है, ठीक है। सेम रीज़न देखो सेम है, मैं पहले तुम्हें बहुत टाइम से, जब से हम अप्रैल से कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ रीज़न तो सबका घूम फिर के एक ही है। चलो, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नेक्स्ट ईयर सब कह रहे हैं कि हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में बाउंस बैक कर जाएंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने 6.7% रखा है हमारा ग्रोथ रेट। एंड इसके बावजूद भी, चाहे देखो इन्होंने डिप किया है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी वर्ल्ड में। देन ग्लोबल आउटलुक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड इन्होंने कहा है कि 3% से पूरा वर्ल्ड ग्रो करेगा, और नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो वो 3.4% रहेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो उसमें भी करंट फाइनेंशियल ईयर में गिरावट देखी जाएगी। देखो इस साल तो ना हर चीज़ में गिरावट ही देखी जा रही है, आपकी वॉर हो गई, आपका और चीज़ें हो गई, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हो गई, इस वजह से हर जगह गिरावट आई है। सो ट्रेड में भी आपकी गिरावट देखी जाएगी। 2026 में 3.5% पर आ गई है, काफ़ी उन्होंने देखो टैरिफ्स लग रहे हैं, काफ़ी गिरा है इसमें। एंड ये आपका अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें 4.3% से ग्रो करेगा ट्रेड। देन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओवर जो आपका ग्लोबल इन्फ्लेशन रहेगा वो भी इन्होंने 4.7% कर दिया 2026 के लिए, और ये उसके बाद ईज डाउन हो जाएगा टू 3.9% इन 2027। चलिए, यूके इंश्योरेंस जाइंट है, यूके की एक इंश्योरेंस कंपनी है एविवा पीएलसी, ठीक है। इन्होंने ये क्या था, ये इंडिया में ना करते थे, हमेशा से थे, और इनका क्या था, इनकी ना लेकिन आपकी हमेशा से पार्टनरशिप थी, जेवी था, जॉइंट वेंचर था इंडिया के डाबर इन्वेस्ट कॉर्प के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में रन करते थे। लेकिन अब हमें पता है सरकार ने क्या कहा है, 100% इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अलाउ कर दिया है ना, तो इसलिए अब जो अवीवा पीएलसी है उन्होंने सारा का सारा अपना इंडियन जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो डाबर से खरीद लिया है। अब वो 100% अपने ही थ्रू चलाएंगे अपना इंश्योरेंस बिजनेस। नेक्स्ट है ब्रिक्स नेशंस जो हैं सारे, उन्होंने अभी एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसे गुवाहाटी डिक्लेरेशन, क्योंकि गुवाहाटी में मीटिंग हुई थी वहाँ साइन हुआ है। सो ये बेसिकली डिक्लेरेशन में क्या है, ये क्रैक डाउन करेंगे ऑन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स। नेक्स्ट है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया है। क्यों अनाउंस किया है, कह रहे उन्होंने कहा कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रीनफील्ड हब, मतलब कि बिल्कुल नया हब बनाएंगे मिसाइल्स और बनाने के लिए, डिफेंस के लिए बेसिकली, साउथ एशिया का सबसे बड़ा। कहाँ पर लगाएंगे, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तराखंड आपका फुली लिटरेट स्टेट घोषित हो चुका है अंडर योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लास्ट स्कीम। तो इनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब फुलफिल किए गए हैं और ये इंडिया का 6 स्टेट बन गया है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम बन चुके हैं, अब छठवां आपका उत्तराखंड बन गया है। चलो लास्ट स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लास्ट का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेशन वाइड प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और देखो ये बेसिकली उन एडल्ट्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया था जो स्कूल जाने नहीं जा पाए ड्यू टू एनी रीज़न। मोटो क्या है इस आपकी स्कीम का, जन जन साक्षर, मतलब हर बंदा पढ़ा लिखा हो। चलो टाइमलाइन इसकी 5 ईयर्स के 22 से 27 तक, और इसमें क्या है कि कोई भी जो 15 साल या उससे बड़ा है जिनको अभी भी लिखना या पढ़ना नहीं आता उन पर फोकस किया जाता है स्कीम में। देन गवर्नमेंट ने इसके अंतर्गत अपना एम रखा है कि वो 5 करोड़ पीपल को टीच करेगी अक्रॉस इंडिया, ब्रेकिंग इट डाउन टू अ गोल ऑफ 1 करोड़ पीपल एवरी ईयर। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी देखो रिपोर्ट रिलीज़ की हैं। रिपोर्ट्स देखो आपके लिए ज़रूरी होती हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बैठते हो ना, रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है, इनकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स, तो ये सेकंड वर्जन है। एंड देन आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, तो 2025 से 26 के लिए इन्होंने रिलीज़ किया है। सबसे पहले ना आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स देख लेते हैं। ये क्या है, ये 2017 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, ठीक है। अब इसमें इनका क्या है, ये बेसिकली ना स्टेट्स को, पहले क्या होता है हमें पता है ना कि रैंक करते हैं फर्स्ट सेकंड प्लेस, इन्होंने कहा ना रैंक नहीं करेंगे, हमें ग्रेडिंग सिस्टम ला रहे हैं, आप इस ग्रेड से ऊपर हो तो आप ठीक हो, नहीं हो तो करो बेटर करो, ठीक है। ये इनका इसमें पर्पज़ है। तो ये अब इनका इसमें बेसिकली टोटल ये 1000 पॉइंट्स पे किसी भी स्टेट को जज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं क्रॉस 70 इंडिकेटर्स। 2 कैटेगरीज आपकी हैं इसमें, आउटकम्स एंड गवर्नेंस या मैनेजमेंट पे जज करते हैं, और ये 2 कैटेगरीज आगे आपकी 6 डोमेन्स पे बांटी गई हैं, ठीक है। डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, आपका जो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं जैसे कि यूडाइस प्लस है, परख 2024, PM पोषण, इस सबसे ये डेटा लेते हैं।
देन है आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। देन ये क्या है, ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैल्यूएशन के लिए है कि कितनी अच्छे से आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है। ये भी सेम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी का ही है, इन्होंने बाद में लॉन्च किया कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाना चाहिए। ये आपका 600 पॉइंट्स का होता है क्रॉस 70 इंडिकेटर्स ओनली। ये आपका 60 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनको आगे 11 डोमेन्स में डिवाइडेड है। वो 6 कैटेगरीज क्या है, आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट एंटाइटलमेंट्स, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। और ये भी डेटा कहाँ से लेते हैं, सेम आपका उडाइस प्लस जो आपका पोर्टल है, देन परख 2024 एंड प्रबंध पोर्टल, ठीक है। और इस बार जो आपके ये आई हैं ग्रेडिंग, इसमें किसी भी स्टेट या यूटी को अभी तक हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड नहीं मिला है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके साथ साथ आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 22-23 एंड 23-24 भी रिलीज़ किया है, ठीक है। तो आपका देख लेते हैं कि क्या इसके की टेक अवेज रहे हैं। सो मोर कॉलेज एज्ड किड्स आर एनरोलिंग। सो देखो ये क्या होता है, हमने आपका UDISC प्लस किया था ना, वो आपका नीचे लेवल की प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए था। ये जो होता है कि आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए होता है, ठीक है। सो इसमें आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी कि कितने लोग हैं जो 18 से 23 साल के बीच में हैं जिनको कॉलेज में होना चाहिए, और उसमें से कितना परसेंटेज जो एक्चुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहा है। सो अगर 14-15 की बात करें तो सिर्फ 23.7% था, लेकिन अगर हम 23-24 की बात करें तो नंबर बढ़ के आपका 30% हो गया है। देन विमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है हायर एजुकेशन में। सो कॉलेज एनरोलमेंट रेट है जो विमेन का, वो भी आपका बढ़ के 31.2% हो गया है। एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें सो इट इज़ 1.08। इसका मतलब ये 1 से ऊपर है, सो इसका मतलब फीमेल पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में इस टाइम मेल से ज़्यादा है। देन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपकी ग्रोथ देखी गई है। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में 75.7% का ग्रोथ रेट है कॉलेज एनरोलमेंट में, OBCs में 60.2% का है, एंड स्केड्यूल्ड कास्ट में 51.4% का है। देन गर्ल्स इन स्टेम आपका बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ये फील्ड ना देखो पहले क्या माना जाता था कि सिर्फ लड़कों के फील्ड है, वही ज़्यादा पाए जाते थे। नहीं, अब गर्ल्स को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो आएँ, और बढ़ भी रहा है नंबर अब बढ़ के आपका जो फीमेल स्टूडेंट्स का शेयर है 44% हो चुका है। काफ़ी अच्छा नंबर है, अच्छी रिपोर्ट है, पर ऑब्वियसली अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो टोटल फैकल्टी 17.32 लाख टीचर्स हैं इंडिया में। 51.1% कॉलेज टीचर्स आपके मेल हैं एंड 44.9% फीमेल हैं। अब याद है जो हम लोगों ने UDISC प्लस की थी रिपोर्ट इससे पहले, उसमें क्या थी, फीमेल टीचर्स ज़्यादा थी, है ना। चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जिसे हम बोलते हैं, और इटली का लुइस बिजनेस स्कूल, इन्होंने मिल के आपकी वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 रिलीज़ कर दी है। सो बेसिकली क्या होता है, देखो कंट्रीज फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट वही बताती है कि इंटैंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख छू नहीं सकते, है ना, आप उसको कोई फील नहीं कर सकते हो। तो वो एसेट्स क्या होते हैं कि आपके पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, कोई टेक्नोलॉजी बनाई आपने, है तो एसेट्स ही है ना, कोई सॉफ्टवेयर हो गया। और इंडिया ने इस रिपोर्ट में फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई है इन नॉन फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स अमंग द वर्ल्ड्स 15 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़। चलो टैंजिबल वर्सेस टैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स पहले जान लेते हैं। तो टैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स देखो जो हम लोग, हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम देख या छू सकते हैं। देन इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स आपकी इंटेलेक्चुअल या डिजिटल एसेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड की रेप्यूटेशन, क्रिएटिव डिज़ाइन, ये सब इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स होती है। और ये रिपोर्ट आपकी इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स को ही जज करती है। फाइंडिंग्स क्या हैं इस रिपोर्ट की वो हम देख लेते हैं। सो ग्लोबल शिफ्ट देखा गया है। सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग अवे फ्रॉम फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग, और अब वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके इंटैंजिबल एसेट्स में, ठीक है। 3 टाइम्स ग्रोथ देखा गया आपके इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स में एज कम्पेयर टू फिजिकल इन्वेस्टमेंट सिंस 2008। एंड आपकी जो कंपनीज़ हैं वो भी इवन कि आपके डिजिटल, क्योंकि देखो हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, AI इज़ द फ्यूचर, मैं उसी में अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड कौन रीड कर रहा है, सो यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो, अगर हम लोग एब्सोल्यूट टोटल अमाउंट देखें तो वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटैंजिबल एसेट्स में। और अगर हम इंटेंसिटी वाइज देखें, यानी कि अपने जो सारा GDP है उसका परसेंटेज फॉर्म में सबसे ज़्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो स्वीडन कर रहा है।
नेक्स्ट है इंडिया का, देख लेते हैं क्या आपका रैंक रहा है। तो इंडिया में भी आपके 7.9% से इंक्रीज़ हुआ है इन्वेस्टमेंट इन इंटैंजिबल एसेट्स, एंड एब्सोल्यूट अगर हम टर्म से बात करें तो $78.2 बिलियन रहा है। देन अगर हम यही सॉफ्टवेयर्स की बात करें, सो इंडिया एब्सोल्यूट फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है। कौन सा? सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर इकोनॉमी हमें पता ही है, हमारा एक्सपोर्ट सबसे हाईएस्ट है इसमें। एंड सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस जो हैं 45% ऑफ इंडियाज़ टोटल इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। देन बाकी जो है इंडिया ने इंटेलेक्चुअल स्पेंडिंग अपनी किन किन आपके मॉडल्स में की है। तो अगर हम लोग बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो उसमें 21.8% की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 12.7% की है, एंड ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने में 9.3% की है। चलो विपो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन की एक एजेंसी है, 1967 में इस्टेब्लिश हुई थी, एंड ये ग्लोबल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। हेडक्वार्टर्ड है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। करंटली इसके डायरेक्टर जनरल हैं डेरेन टांगजी, और 194 नेशंस जो हैं अभी इसके मेंबर्स हैं। एंड ये जो आपकी विपो है ये पब्लिश आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को भी करती है एनुअली। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट आपका पब्लिश करता है, और इस साल 173 मेजर सिटीज़ को इन्होंने रैंक किया है। ग्रेड कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं। तो 100 का आपका पूरा स्कोर रहता है, और 30 फैक्टर्स इसमें होते हैं जिस पे वो से रैंक करता है आपकी सिटीज़ को। 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये सब कुछ। सबसे पहले है स्टेबिलिटी, जो आपके 25% का वेटेज है जिसमें क्राइम रेट, आपका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट, सिविल अनरेस्ट, ये सब आता है। कल्चर एंड एनवायरनमेंट को 25% का गेन, आपका सारा क्लाइमेट आ गया, फूड कैसा है, आर्ट, ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर को 20%, रोड्स कैसी हैं, पानी है, हाउसिंग कैसा है। हेल्थ केयर को 20%, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, एजुकेशन को 10%। तो ये सब इन पर वो करते हैं जज। ग्लोबल फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे जो आपका टॉप रैंक मिला है वो कोपेनहेगन को मिला है, जो आपकी डेनमार्क की कैपिटल है। देखो जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है ना, मोस्टली देखना हर उसमें ना इन्हीं को ही टॉप रैंक मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इनको सेकेंड ईयर है कि इनको ही फर्स्ट रैंक ये मिला है। टॉप 3 में अगर हम देखें तो सेकेंड रैंक मिला है वियना को, जो ऑस्ट्रिया में है, और थर्ड मिला है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया को। देन लीस्ट लिवेबल कौन सा है आपका, सीरिया में डेमास्कस है, वो सबसे बॉटम में है। चलो इंडियन सिटीज़ भी देख लेते हैं। सो न्यू दिल्ली को 120th रैंक मिला है, मुंबई को 121, चेन्नई को 123, एंड बेंगलुरु को 127। काफ़ी नीचे हैं अगर हम लोग देखें रैंक वाइज। सो दिल्ली और मुंबई का ना लास्ट ईयर भी यही रैंक था, तो इसी रैंक पे ही रहे हैं ये। नेक्स्ट है मिज़ोरम की यूनिवर्सिटी है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है। उनको इंडिया की 21st बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी बनाया गया है अंडर इंडियाज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। चलो सबसे पहले आपने बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी देख लिया, ठीक है, क्योंकि क्यों बनाया गया। ये जो म्यूज़ियम है ना आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का, इंडो बर्मा रीजन वहाँ पर लोकेटेड है। तो वहाँ के वो पूरे अब क्या है, जो भी आपके स्पीशीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं, उनको वो अपने पास रख सकते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या, ठीक है। तो एक रीजन है, बहुत बड़ा बायोजियोग्राफिक रीजन होता है, जहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की स्पीशीज़, बहुत कुछ पाई जाती है, और जो थ्रेट में है फ्रॉम ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, उन्हें बचाना ज़रूरी है। और ये डेजिग्नेट कौन करता है, आपका एक NPO है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वो करता है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। वो है इंडो बर्मा रीजन। देखो ऐसा नहीं है, इनमें ये नहीं होगा एक कंट्री में ही है, ये हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे आपका इंडो बर्मा रीजन में म्यांमार भी आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। सो देन आपका हिमालयाज़ आ जाता है, वेस्टर्न घाट्स आ जाता है, जिसमें आपके श्रीलंका तक वो जाता है पार्ट, एंड देन सुंडालैंड में आपका निकोबार आइलैंड्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाईटेक वर्जन ऑफ इट्स फेमस रॉकेट सिस्टम पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, और ये उन्होंने चांदीपुर टेस्ट रेंज उड़ीसा में टेस्ट किया है, ठीक है। चलो पिनाका के बारे में ना थोड़ा जान लेते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज है, तो ये 60 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक जा सकता है, एंड बहुत प्रिसीजन, आप इसको बिल्कुल जो आप कहोगे जिस पॉइंट पे जाकर करना है, इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि ये आपका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करता है। देन इसका जो पावर है बहुत पावरफुल है, आपका जो पिनाका लॉन्चर व्हीकल है उससे आप 12 रॉकेट्स तक मार सकते हो इन जस्ट 44 सेकेंड्स, एंड बहुत जल्दी ये डिप्लॉय भी हो जाता है।
जो आपका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट वेरिएंट है ये आपके ऑलरेडी देखो पिनाका लॉन्चर्स बने हुए हैं, उन्हीं से ही आपका, क्योंकि इन्होंने भी टेस्ट किया तो ऑलरेडी जो लॉन्चर्स हैं उन्हीं से इसको फायर किया जा सकता है। देन शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, मतलब ये आपके ट्रक्स वगैरह पे आप इसको लॉन्च कर सकते हो, है ना। अलग अलग देखो टेस्ट करती भी रहती है DRDO, कहाँ से कर सकते हो। और ये फायर कर सकता है रैपिडली एंड रीलोकेट विद इन मिनट्स टू अवॉइड एनिमी काउंटर बैटरी फायर। चलो अगला है 17 ईयर ओल्ड अश्वत एस हैं जो कन्याकुमारी से हैं तमिलनाडु में। उनको वो ऑफिशियली इंडिया के 98th चेस मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है फरारी चार्ल्स लेक्लेर्क जो मोनाको से हैं। उन्होंने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीत लिया है एट सिल्वरस्टोन सर्किट इन इंग्लैंड। और देखो ये जो लेक्लर्क हैं उनकी पहली विन है 2026 सीज़न की और पूरे करियर की 9th है, ठीक है। एंड पोडियम फिनिश अगर हम देखें तो फर्स्ट तो आपके चार्ल्स लेक्लर्क आए हैं, सेकंड आए हैं जॉर्ज रसल और थर्ड आए हैं लुइस हैमिल्टन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तेलंगाना जो है वो 8th एडिशन होस्ट करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नवंबर 2026 में, तो ये डिक्लेयर किया है आपकी मिनिस्ट्री ने। एंड देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2018 में लॉन्च हुए थे एंड आपके बेसिकली यंग टैलेंट को खोजने के लिए ये बनाए गए हैं। लास्ट एडिशन जो था वो आपका 7th एडिशन था, अब 8th एडिशन होगा। 7th आपका बिहार में हुआ था पिछले साल मई 2025 में, जिसमें महाराष्ट्र ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट है इंडियन टेनिस आइकन लिएंडर पेस जो हैं उनको ऑफिशियल प्लेयर एम्बेसडर बना दिया गया फॉर द एशियन टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक डील साइन की है जिसका नाम है पैक्ट्स, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। क्यों साइन की है? टू प्रोटेक्ट बोथ कंट्रीज अगेंस्ट साइबर थ्रेट, सिक्योर एसेंशियल टेक मटेरियल्स एंड बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इसके ना 5 पिलर्स हैं पैक्ट्स के बेसिकली। सिक्योरिंग एसेंशियल सप्लाईज, तो देखो जो भी आपके साइबर उसके लिए जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, तो ना ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इसमें से पाए जाते हैं कोबाल्ट वगैरह, तो उसके लिए आपका ये साइन हुआ है। दोनों नेशंस इस चीज़ पर काम करेंगी कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स आपस में इनके पास कभी भी ख़त्म ना हो। देन एडवांस टेक कॉपरेशन, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखो जो जो टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के पास हैं वो भी शेयर करेंगे रिलेटेड टू AI, स्पेस टेक, 5G, 6G, बायोटेक, एडवांस न्यू मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देन साइबर क्राइम से भी ये फाइट करेंगे, हैकर्स को रोकने के लिए जो भी सिस्टम्स बनाने हैं, बैंक्स को बचाने के लिए एक साइबर स्किल इंक्यूबेटर हब भी बनाएंगे टू ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट है डिजिटल टूल्स की स्प्रेडिंग। सो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑफिशियली बैक करती है और उसकी काफ़ी सराहना भी की है। और इसको क्या है, ये इसको हेल्प करेंगे स्मॉलर डेवलपिंग आइलैंड नेशंस को इंडो पैसिफिक में टू अडॉप्ट दीज सेम चीप एफिशिएंट सिस्टम्स। देन जॉइंट मिलिट्री रिसर्च भी करेंगे। इंडिया का DRDO, ऑस्ट्रेलिया का टॉप डिफेंस साइंस ग्रुप जो है वो टीम अप करेंगे मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने के लिए। और इससे पहले ना 2020 का एक पहला पैक्ट होता था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको बेसिकली रिप्लेस करके अब ये इसको लेकर आए हैं। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली का सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उन्होंने किर्गिस्तान के मनस नेशनल अकेडमी के साथ टीम अप किया है टू ओपन अ रिसर्च सेंटर मनस एंड महाभारत इन बिश्केक किर्गिस्तान। सो मनस ना बेसिकली जैसे महाभारत हमारा एपिक है वैसे मनस किर्गिस्तान का है, तो उसको उसी पे नाम इन्होंने रखा है जो अब ये खोलेंगे रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी जी ऑफिशियल विजिट टू इंडोनेशिया। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए प्राबोवो सुबियांतो जी हैं। चलो अब देखो जब भी जाते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें साइन होती हैं, बहुत कुछ होता है। सो मेन जान लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी वो फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं टू गिव अ स्पीच टू द इंडोनेशियन पार्लियामेंट, ठीक है। और इसी स्पीच के दौरान उन्होंने गंगा महाकम विजन लॉन्च की आपकी। सो गंगा हमारी नदी का नाम है, महाकम आपकी इंडोनेशियन रिवर है। सो एक ये लॉन्ग टर्म प्लान है एट कीपिंग द टू कंट्रीज क्लोजली कनेक्टेड। इसके साथ साथ वो आपके प्रामबनन टेम्पल है जावा आइलैंड पे लोकेटेड है, वहाँ पर भी गए। देखो कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेंगे कि प्रामबनन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना तो इसलिए याद रख लिया करो, ठीक है। चलो ये जो टेम्पल है अब इसको रिस्टोर करने में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेल्प करेगा। देन इंडोनेशिया ने हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है बिंतांग आदि पूर्णा, वो भी दिया है, ये भी याद रखना। चलो इसके साथ साथ 14 MOUs दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुए हैं और 6 उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं।
चलो एक और इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और इंडोनेशिया ने कहा है कि हम टीम अप करेंगे और जॉइंटली बिल्ड करेंगे डीप सी पोर्ट एट साबंग पोर्ट इन इंडोनेशिया। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इंडोनेशिया में है साबंग पोर्ट आपका लोकेटेड। तो ये आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दे दिया जिससे आपको पता रहे। सो आप देख सकते हो ये आपका 6 चैनल आता है और 10th चैनल, तो इन दोनों के बीच में आपका पड़ेगा। और देखो जो इंदिरा पोर्ट है वो इंडिया का पोर्ट है एंड साबंग पोर्ट आपका इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो समझ रहे हो ये बहुत हमें, अंडमान एंड निकोबार में हमारा इंदिरा पोर्ट है, साबंग पोर्ट हो गया इंडोनेशिया में। तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी देखो है ना, सेफ्टी हो जाएगी इंडिया की अगर तुम देखो ना इस पूरे रूट के थ्रू, है ना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का वहाँ से जाती है और आपका इंटरनेशनल बहुत ट्रेड है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है। और चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेंस अपना इस यहाँ पर बनाना चाहता है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया पैराशूट टेस्ट। तो देखो गगनयान मिशन होना है, हमें पता है ना, ह्यूमन मिशन है इंडिया का पहला। सो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे ह्यूमंस, उसके लिए डिफरेंट आपके टेस्ट हो रहे हैं। तो अब उन्होंने पैराशूट टेस्ट, क्योंकि देखो जब वो वापस आएगा रॉकेट, है ना, उसको अपनी स्पीड कैसे रोकते हैं, वो पैराशूट्स के थ्रू ही तो रोकते हैं। तो उसके लिए IMAT-05 है जो पैराशूट टेस्ट इन्होंने किया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इन्होंने एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड जीता है, किसका, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, जो उन्हें 2026 में जिनीवा स्विट्जरलैंड में दिया गया है फॉर देयर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समृद्ध ग्राम। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है लेकिन अब वो फाइनली जीत गए हैं। चलो समृद्ध ग्राम प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपका भारत नेट पे बेसिकली रन करता है उनका प्रोग्राम, जो इंडिया का नेशनल प्रोजेक्ट है टू ले हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल्स कनेक्टिंग ओवर 2 लाख रिमोट विलेज पंचायत। तो बेसिकली भारत नेट को थ्रू करके यूज़ करके आपके पूरे रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये आपका एक फिजिटल मॉडल है। फिजिटल क्या होता है, जो फिजिकल प्लस डिजिटल को दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट केबल्स विलेज में जैसे ये भारत नेट के अंदर लाई है ना। सो इसमें क्या है कि समृद्ध ग्राम पूरा एक मॉडल यूज़ करता है, वो पूरा फिजिकल वन स्टॉप कम्युनिटी हब्स लगा के देता है, ठीक है, विलेजेस में, जिसे समृद्धि केंद्र कहा जाता है, ठीक है। नेट हमने दे दिया, ये नहीं कि फिर लोग अपने आप कनेक्टिविटी नहीं, उनको सेंटर्स भी दिए हैं जिससे लोकल यूथ या लोग वहाँ के इन सेंटर्स को मैनेज करें और विलेजर्स जो हैं उनको सारी डिजिटल सर्विसेज मिल पाए, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक की थी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो RBI ग्रेड बी के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए कंफ्यूज हो कहाँ से करना है, सो RBI ग्रेड बी के लिए आपके बेस्ट RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम है। आशुतोष सर आपको बहुत प्रॉपर्ली इसमें गाइड करते हैं। आप चाहें तो आशुतोष सर के चैनल पे जाकर आपको पूरे स्टूडेंट रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, एंड आप चाहें तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है लिंक पे जाके आप पूरा कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अलग से कोर्स है, बिगनर टू बैंक का कोर्स, इसमें भी आशुतोष सर आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। सब कोर्स में मिल जाएगा, कहीं बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।